पहले हमने जेनेरिक प्रोजेक्ट साइकिल देखा। उसमें हमने देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स किस किस स्टेज पे यूज होते हैं। फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ फोरम्स क्या हैं जो प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे ना। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो रहा हो तो उसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, और फिर हर फेज में कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहे होते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्रोजेक्ट का जो इनिशियल फेज वन है, किक ऑफ, इट बेसिकली मींस योर प्रोजेक्ट इज स्टार्टिंग राइट नाउ, ठीक है। अब इन दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, हर साल दिसंबर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सेक्शन, जो कि हमने शुरू में कहा था पिप सेक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, seeks from federal ministries or organizations or provincial governments the details and priorities of the projects that they want to do and want to be funded from the PSDP, which is Public Sector Development Program. हर साल दिसंबर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सेक्शन जो है प्लानिंग कमीशन का, वो सूबों से भी, ऑर्गेनाइजेशन से और वफाक फेडरल मिनिस्ट्रीज से पूछते हैं कि यार आप हमें वो प्रपोजल्स भेजो जो आप प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हो और जिनके लिए आपको फंड चाहिए पीएसडीपी से, जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी अलग एलोकेशन होती है कि पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए पैसे रखे जाते हैं हर उसमें आपके बजट में। तो वो दिसंबर में कहते हैं कि आप हमें प्रपोजल्स भेजो। ठीक हो गया, आई होप ये बात क्लियर होगी। दिसंबर में ये लोग कहते हैं हमें प्रपोजल्स भेजो। जब सारे इनको प्रपोजल्स भेज देते हैं, देन वर्किंग पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय द पिप सेक्शन। वर्किंग पेपर बेसिकली मींस एक डॉक्यूमेंट है जो कि ये पिप सेक्शन बनाता है। जब ये सबको कहते हैं कि हमें प्रपोजल्स भेजो, तो जब सब प्रपोजल्स भेज देते हैं तो ये उसका एक वर्किंग पेपर बनाते हैं, एंड इट इज मेड इन कंसल्टेशन विद कंसर्न टेक्निकल सेक्शंस। कि वो वर्किंग पेपर ये लोग टेक्निकल सेक्शंस के साथ मिल के बनाते हैं। कैसे? कि अगर किसी सूबे ने कोई फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट भेजा है, तो उन्होंने इसमें लिखा होगा कि यार ये प्रोजेक्ट है, इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इतनी है, ये काम हमने करने हैं। तो वो टेक्निकल सेक्शन उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि आइदर ये काम करने वाला है कि नहीं है, इन्होंने जो बातें की हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दिस जो प्रपोजल्स इनको आए होते हैं, पिप सेक्शन इन कंसल्टेशन विद द टेक्निकल सेक्शन, दे मेक अ वर्किंग पेपर और अनदर डॉक्यूमेंट, जो कि वो लोग प्रायोरिटीज कमेटी को भेजते हैं और वो लोग उस पर मीटिंग करते हैं, ठीक है। पिप सेक्शन ने प्रपोजल्स मंगवाए, उसका वर्किंग पेपर बनाया, और उस वर्किंग पेपर को मतलब बनाया किसकी हेल्प के साथ? टेक्निकल सेक्शन की हेल्प के साथ, और उसको आगे प्रायोरिटीज कमेटी के पास भेजा। द प्रायोरिटीज कमेटी मीटिंग इज टू बी हेल्ड इन द फाइनेंस डिवीजन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी बजट। ओके, फेज टू इज जब वर्किंग पेपर प्रायोरिटीज कमेटी के पास आ गया, उसके बाद क्या होता है? इट इश्यूज अ स्केड्यूल ऑफ कंसल्टेटिव मीटिंग्स between February to May with the concerned stakeholders to determine the priorities of the projects. दिसंबर में प्रपोजल्स आए, उसका वर्किंग पेपर बनाया, टेक्निकल सेक्शन के साथ मिलके पिप सेक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ने उसको प्रायोरिटीज कमेटी में भेजा। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी आता है, तो फरवरी से मई के बीच में कंसर्न स्टेक होल्डर्स को बुला के मीटिंग्स की जाती हैं और प्रायोरिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट को सेट किया जाता है बेस्ड अपॉन द प्रपोजल्स जो रिसीव हुए होते हैं। In consultation with the PIP section of the Planning Commission and ministries or organizations or provincial governments, another working paper is made for Annual Plan Coordination Committee APCC, reflecting prioritized allocations in the light of the available size of the developed envelope. कि जो आपका डेवलपमेंटल बजट होता है उसके मुताबिक फिर हर जो प्रपोजल आया होता है उसको कुछ ना कुछ एलोकेशंस की जाती हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि पिप सेक्शन दिसंबर में प्रपोजल्स मांगता है, जब वो आ जाते हैं टेक्निकल सेक्शन के साथ मिलके वो एक वर्किंग पेपर बनाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको प्रायोरिटीज कमेटी के पास भेजता है। प्रायोरिटीज कमेटी उस पे मीटिंग्स करते हैं फरवरी टू मई में, और फिर वो मीटिंग्स के बाद उस पे क्या करते हैं? एक और वर्किंग पेपर बनाते हैं और वो किसको भेज देते हैं? एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी को।
और वो लोग उस पे एलोकेशंस करते हैं हर एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट, एज पर द बजट ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट। देन एनुअल प्लान, फेज 3 में एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। इट इज हेडेड बाय द डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। Projects and their allocations are finalized in consultation with the same ministries represented at the level of ministers, secretaries और chief secretaries, कि जिन्होंने भी ये projects propose किए होते हैं उनके साथ बैठकर finalize की जाती हैं कि यार ये projects हमने करने और इनके लिए इतनी इतनी allocation इस financial year में हम लोग कर रहे हैं। ओके जब एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ प्रोजेक्ट्स और उनकी एलोकेशंस फाइनल हो जाती हैं, देन फेज 4 में क्या होता है, एनईसी के पास, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज अटेंडेड बाय सीनियर फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स and secretaries of the concerned ministries. The final set of project allocations is prepared and presented for the approval of National Economic Council and then published or printed in the shape of a book for circulation to all concerned. जब आपने पिछले उसमें एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एलोकेशंस कर ली और प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए कि ये प्रोजेक्ट्स हमने करने, तो उसके बाद फिर ये फाइनल अप्रूवल के लिए किसके पास जाते हैं, एनईसी के पास जाते हैं या एक्नेक के पास जाते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर फिर देखते हैं कि यार कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं सूबे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल अप्रूवल जो है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल या ई एक्नेक करती है। जब वो लोग उसको फाइनल कर देते हैं तो फिर ये होता है कि जो सारे प्रपोजल्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे आर पब्लिश्ड एंड प्रिंटेड इन द शेप ऑफ अ बुक, और वो सारे प्रोविंसेस को भी भेज दिए जाते हैं, सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी भेज जाते हैं कि यार इस साल में ये प्रोजेक्ट्स होंगे, इनके लिए फाइनेंस डिवीजन जो है वो इतने इतने फंड्स एलोकेट हैं, हर साल इस साल ये लोग मतलब पैसे जो हैं इन प्रोजेक्ट्स को देंगे। तो वो सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं तो वो उन सब के पास चले जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट चला जाते हैं वो बुक की फॉर्म में, उसमें सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर फाइनेंस डिवीजन जो है वो हर प्रोजेक्ट को उसके मुताबिक जो है फिर फाइनेंसिंग वगैरह जो है वो एलोकेट करता है या देता है। NEC मीटिंग इज यूजुअली हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो हमने देखा था कि आपका दिसंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब पिप सेक्शन कहते हैं कि हमें प्रपोजल्स भेजो, फिर फरवरी से मई तक आपकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें आपके ये क्या नाम है, एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स हो गई, और इसके अलावा जो वो है प्रायोरिटीज कमेटी की मीटिंग्स हो गई। तो ये सब इस ड्यूरेशन में होती हैं, और फिर आखिर में मई में एंड में या जून के स्टार्ट में जो है ये NEC की मीटिंग जो होती है। तो दीज वर द कोर फोरम्स। ये वही चीज़ है जो हमने सारी डिस्कस की, पिप सेक्शन, कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स उनको देती है, टेक्निकल सेक्शन के साथ मिलके वो लोग एक वर्किंग पेपर बनाते हैं जो कि प्रायोरिटीज कमेटी को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। प्रायोरिटीज कमेटी उस पर डिसीजंस लेके फिर वर्किंग पेपर बना के एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजती है, और फिर उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो उसका फाइनल अप्रूवल देती है। अब कमिंग टूवर्ड्स डिफरेंट फॉर्म्स और सर्वेज जो हमने पढ़े थे, PC2 इज नोन एज सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी, जो हमने ऑलरेडी बात की थी कि जब आप प्रोजेक्ट कहो कि मैंने ये प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ सर्वेज या कुछ जस्टिफिकेशन आप देते हो, तो वो आप किस डॉक्यूमेंट के थ्रू सबमिट कराते हो, PC2 के थ्रू सबमिट कराते हो। दिस फॉर्म envisages or this form contains details with regard to survey and pre-feasibility and feasibility study before approving the project। अब जो हमने कहा कि हम लोग पिप सेक्शन को डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, तो हम कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो हम बेसिकली PC1 और PC2 भेजते हैं। ठीक है, उसकी बेसिस पे वो लोग उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसको अप्रेस करते हैं, फिर आगे जाता 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 वो प्रोजेक्ट जो है अप्रूव होता है। ठीक है, तो PC2 फॉर्म जो है इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड सर्वे, प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी स्टडीज वगैरह होती हैं। It is intended to get full justification for undertaking the project before large resources are tied up with them। कि हर प्रोजेक्ट हमें पता है कि बिलियंस ऑफ रुपीस या मिलियंस ऑफ रुपीस उसमें इन्वॉल्व होते हैं,
तो ये जो फॉर्म्स हैं या ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करते हो कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसमें आप अपने लिए ये जो जस्टिफिकेशन होती है ये सारी सबमिट कराते हो गवर्नमेंट को, उसकी बेसिस पे गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है। देन यू हैव PC1, जो हमने पहले भी कहा था, इट इज कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स। दिस फॉर्म और डॉक्यूमेंट कंटेन्स कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स सच एज प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लोकेशन किस जगह पे है, किस सूबे में है, इट्स पर्पस, क्या पर्पस है जिसके लिए हम ये बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हमारे क्या है, मतलब कौन सा मसला है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं हम जो है अचीव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम BRT बना रहे हैं तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज और कैन बी दैट वी वांट टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा द अदर ऑब्जेक्टिव कुड बी you want to provide a cheap transportation facility to the people, तो ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव है, एटसेट्रा। इसी तरह कॉस्ट, कॉस्ट इन टर्म्स आप जो आपने एस्टिमेट की हो, ये एग्जैक्ट नहीं होती, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है कि तकरीबन इतना खर्चा आएगा। डिज़ाइन, अगर आपने कोई इनिशियल डिज़ाइन किया हो वो भी आप सबमिट करा सकते हो। इसमें कंप्लीशन टाइम होता है कि यार ये प्रोजेक्ट इतने ड्यूरेशन का होगा। एनुअल रिकरिंग एक्सपेंडिचर, कि हर साल कितने एक्सपेंडिचर्स इस पे आएंगे। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, साइट पे कितने, हमें टीम क्या रिक्वायर्ड होगी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं नहीं है, टेक्निकल फाइनेंशियल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एटसेट्रा, ये सारी की सारी जो है आप PC1 में सबमिट करते हो, कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स। उस डिटेल्स के साथ जितने भी आप सर्वेज वगैरह किए होते हैं, आपने फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह की होती हैं, वो भी आप PC2 के फॉर्म में सबमिट करते हो। ओके जी। देन कैटेगरीज ऑफ PC1। PC1 में आपके पास ये इधर आपको शो करने का मकसद ये है कि सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं, बाकी भी जितने सेक्टर्स हैं उनमें भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ये काम हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी ऑन द लेफ्ट टॉप प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में यू हैव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड मिनरल्स। तो अगर वो भी कोई प्रोजेक्ट कर रही होंगी तो वो भी PC1 वगैरह यूज करेंगे, पर वो अपना अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन वाला PC1 जो है वो बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हाउस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड टाउन प्लानिंग, इरिगेशन, ड्रेनेज एंड फ्लड कंट्रोल। तो हम लोग जो अपना PC1 बनाएंगे तो हम इस कैटेगरी की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी गवर्नमेंट को वो हम प्रोवाइड करेंगे। देन यू हैव सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, तो वो लोग अकॉर्डिंगली अपना PC1 बनाएंगे। इसके क्लास के बाद मैं आपको PC1, PC2, PC3, 4, 5 के टेम्पलेट्स जो होते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो एक नज़र आप इन योर ओन टाइम देख लेना, तो आपको आइडिया और अच्छा हो जाएगा कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक। देन कमिंग टूवर्ड्स अप्रेजल। अब प्रोजेक्ट जो हम करना चाह रहे थे, ठीक है, तो द स्पॉन्सर सेंड 45 कॉपीज ऑफ PC1 एंड 2 टू द प्लानिंग कमीशन। इसका मतलब ये है कि कोई प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, कोई फेडरल मिनिस्ट्री अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाह रही हो तो स्पॉन्सर, इसका मतलब ये है कि वो एजेंसी जो प्रोजेक्ट करना चाह रही हो, ठीक है, तो इट हैज टू सबमिट 45 कॉपीज ऑफ PC1 एंड PC2 टू द प्लानिंग कमीशन। द डॉक्यूमेंट इज फर्स्ट अप्रेज्ड बाय द PIA सेक्शन, जिसको हमने कहा पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑथराइजेशन सेक्शन, which is the secretariat for the above forums, and if cleared by them, it is circulated to all members of either DDWP, CDWP, ECNEC, and the concerned technical sections of the Planning Commission dealing with the subject. कि जो भी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो तो उसकी 45 कॉपीज PC1 और PC2 की प्लानिंग कमीशन को सबमिट होती हैं। इतनी कॉपी सबमिट करने का मकसद ये है कि दिस डॉक्यूमेंट इज देन, मतलब जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हो, अप्रेजल का मतलब हमने पहले भी कहा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जायजा लेना, या शुरू में उसको सरसरी जरा उसको स्क्रूटिनाइज करना ना, कि यार जो रिक्वायरमेंट्स थी इन्होंने सारी सबमिट की हैं कि नहीं की, क्या सीन है। तो वो सारा कौन करता है, PIA सेक्शन करता है। और फिर जो आपने 45 कॉपीज, या जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है या एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, तो वो 45 कॉपीज जो उसने प्लानिंग कमीशन को सबमिट कराई होती हैं, तो वो फॉरवर्ड आगे जितने भी मेंबर्स हों, DDWP के, CDWP के, ECNEC के, तो उन सबको भी भेज देती हैं कॉपीज।
ऑब्वियसली जब इनकी मीटिंग होती है तो ये उस वक्त तो सारे प्रोजेक्ट्स नहीं देख सकते कि इतने बिलियंस के प्रोजेक्ट्स को वो उधर ही एट द स्पॉट डिसाइड करें। तो पहले से उनको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, वो लोग उसको देख लेते हैं। फिर जब ये मीटिंग करते हैं तो उसमें इनके जो जो पॉइंट्स होते हैं तो वो लोग उधर हाईलाइट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये है, इसमें ये कमी है, या ये होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो कॉपीज हर मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देन टेक्निकल सेक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन carries out the technical appraisal, while the economic appraisal section conducts the financial or economic viability of the project. टेक्निकल सेक्शन जो है वो प्रोजेक्ट्स के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक कर लेता है, और इकोनॉमिक अप्रेजल सेक्शन या जो इकोनॉमिक वाला सेक्शन होता है वो उसको अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वाइबिलिटी, वाइबिलिटी बेसिकली मींस कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या मतलब इट इज वाइबल, ये करें कि ना करें। तो वो लोग देखते हैं कि पैसों के लिहाज से ये मतलब हमें बाद में इतना फायदा देगा कि नहीं, हम नुकसान तो नहीं कर रहे ये प्रोजेक्ट करके। तो वो लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख लेते हैं, और उसमें वो लोग इंटरनल फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेंसिटिविटी एनालिसिस एटसेट्रा, इसकी बेसिस पे वो लोग इकोनॉमिक वाइबिलिटी चेक करते हैं। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह फाइनल में फिर पढ़ेंगे। दीज आर द बेसिकली टूल्स विच आर यूज्ड टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जी किसकी कितनी अप्रूवल पावर है। फिर क्या होता है, टेक्निकल सेक्शन प्रिपेयर्स अ वर्किंग पेपर फॉर CDWP, which is the Central Development Working Party. PIA section circulates this working paper to all the members of the CDWP who, while attending the meeting, comment on the projects, appraise the projects, and then support the project. After detailed deliberations, after detailed discussions about the projects are finally approved or they are disapproved, keeping in view the national as well as the public interest, कि ये हमारे हक में मतलब हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, उस बेसिस पे ये लोग डिसाइड करते हैं। If it is agreed to approve a project and which is beyond rupees 10 billion, so the CDWP recommends it to ECNEC for final approval. Summary for ECNEC is prepared. ECNEC के लिए summary बनाई जाती है। Okay, a summary for ECNIC is prepared by the concerned technical section of the Planning Commission and it is sent to the Cabinet Division, जो कि फिर इसको further circulate करता है summaries को all the members of the ECNIC. ECNIC normally holds its meeting on quarterly basis. इसका मतलब ये है कि हर 3 महीनों बाद जो है ECNIC अपनी मीटिंग होल्ड करती है, ठीक है। इसके अलावा एंटिसिपेटरी अप्रूवल भी एक अप्रूवल होता है। इन केस अगर कोई प्रोजेक्ट आपने अर्जेंटली करना हो, ठीक है, और उस ECNIC की मीटिंग नियर फ्यूचर में नहीं हो रही हो, तो उसके लिए स्पेशल अप्रूवल भी दी जाती है जिसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी अप्रूवल। उसमें यह होता है कि द स्पॉन्सर्स थ्रू प्लानिंग कमीशन मूव अ रिक्वेस्ट ऑफ एंटिसिपेटरी अप्रूवल ऑफ चेयरमैन ECNIC स्टेटिंग द जस्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, कि डायरेक्टली जो भी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट करना चाहे वो प्लानिंग कमीशन को डायरेक्टली बोलता है कि यार चेयरमैन ECNIC को रिक्वेस्ट करें, ये जस्टिफिकेशन है हमारी, ये इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है और इसलिए जल्दी हम करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट। तो वो डायरेक्टली चेयरमैन ऑफ ECNIC जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो उसको डायरेक्टली भी अप्रूव कर सकते हैं विदाउट ऑल दिस प्रोसीजर, और उस अप्रूवल को हम कहते हैं कि एंटिसिपेटरी अप्रूवल है। Once the project is approved from the relevant forum, जब project approve हो गया, after receipt of minutes and the necessary documents, the PIA section issues administrative approval of the project to the sponsors for taking up the case of financial releases with the finance division. जल्दी जल्दी मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो PIA सेक्शन जो है वो फाइनेंस डिवीजन को कह देता है कि यार आप इन इन प्रोजेक्ट्स के लिए इतनी इतनी रिलीजेस आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस फिर फाइनेंस डिवीजन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो फंड्स जो है वो रिलीज करता है। The sponsors are also required to prepare annual cash or work plan of the project for getting the releases, कि रिलीजेस के लिए आपने पहले से अपने प्रोजेक्ट में शो करना होता है कि यार फॉर एग्जांपल अगर हमारा 2020 में ये प्रोजेक्ट है 1 साल का, तो हमें जनवरी से लेके मार्च तक इतने पैसों की ज़रूरत होगी, मार्च से लेके जुलाई तक इतनों की होगी। तो आप अपना एनुअल कैश और वर्क प्लान भी शेयर करते हो, तो उसके मुताबिक आपको जो है फिर फंड्स रिलीज होते हैं।
PC3 हमने कहा था इट इज यूज फॉर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आपके पास बेसिकली क्या होता है कि ये भी एक डॉक्यूमेंट है। PC1, PC2, 3, 4, 5, अभी हमें पता है कि ये सब क्या है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं। PC3 वो डॉक्यूमेंट है, द प्रोजेक्ट विंग्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग क्वार्टरली मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। क्वार्टरली मींस कि हर 3 महीने बाद जो है वो अ, हाँ, क्या नाम है, प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं। और तब करते हैं जब विच हैव बीन स्टार्टेड बाय देयर स्पॉन्सर्स एंड हैव अटेन्ड 30% प्रोग्रेस। जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो और वो 30% कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मॉनिटरिंग स्टार्ट करता है प्लानिंग कमीशन। और जो उस मॉनिटरिंग में वो फॉर्म या डॉक्यूमेंट यूज करता है उसको हम कहते हैं PC3। PC3 contains a questionnaire seeking information on the progress of the project, such as physical and financial targets। कि जो फिजिकल टारगेट्स थे, फॉर एग्जांपल हमने फाउंडेशन का काम पूरा करना है इस महीने में, तो वो फिजिकल टारगेट्स भी देखते हैं कि जो इन्होंने कहा था वो अचीव हो चुके हैं कि नहीं। इसी तरह फाइनेंशियल टारगेट्स भी, कि हमें इतना फंड चाहिए था फॉर एग्जांपल जनवरी से लेके मार्च तक, तो क्या वो फंड इन्होंने यूज किया है और वो फिजिकल टारगेट भी अचीव किया जिसके लिए इन्होंने फंड लिया था। तो ये इन दोनों चीजों को मॉनिटर करते हैं प्लानिंग कमीशन, और किस फॉर्म के थ्रू करते हैं उसको हम कहते हैं PC3। टाइप्स ऑफ PC3। PC3 आपके पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक PC3A होता है, एक PC3B होता है। PC3A इज एनुअल टारगेट्स, मतलब पूरे साल के टारगेट्स को वो मॉनिटर करता है, ठीक है। और जो आपके पास PC3B है वो मंथली प्रोग्रेस है, उसका मतलब है कि हर महीने की प्रोग्रेस। सो PC3A इज एनुअल प्रोग्रेस, वेयर एज PC3B जो है इट इज मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात इन्होंने क्या की है कि जो आपके पास एनुअल होती है, इट इज टू बी फर्निश्ड बाय 1 जुलाई ऑफ ईच ईयर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जून से लेके नेक्स्ट जुलाई तक होता है। बजट हर साल जून जुलाई में आता है ना। बैंक्स की क्लोजिंग भी जून में होती है, बजट उससे पहले आता है, सॉरी। बैंक्स की क्लोजिंग जो है वो जून में होती है और जुलाई में आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो जो एनुअल रिपोर्ट भी प्लानिंग कमीशन को सबमिट होती है तो वो जुलाई में, उसकी 1 जुलाई ऑफ ईच ईयर उसकी डेट होती है जिसमें ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। जबकि मंथली जो है वो 5th डे ऑफ ईच मंथ, फॉर एग्जाम्पल 5th फरवरी, 5th मार्च, 5th मई, तो वो इस तरह PC3B जो है मॉनिटरिंग रिपोर्ट सबमिट की जाती है। PC4 is project completion report. This performa is filled by sponsoring or executing agency at the time of completion of the project and it is sent to the planning commission. ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो हमने देखा था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि PC3 मॉनिटरिंग के लिए होता है। PC4 जो होता है वो इसलिए होता है कि आप कहते हो कि ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए ऑफिशियली, तो उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि इसको और फंड्स जो है फाइनेंस डिवीजन अब कोई और फंड्स जो है वो रिलीज ना करे। और ये है कि हैंडिंग टेकिंग ओवर हो जाती है, प्रोजेक्ट जो है जिसने किया होता है वो वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है या क्लाइंट को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद PC5 है। PC5 हमने कहा था इट इज एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी आपने हर साल 5 सालों तक एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जिसको हम कहते हैं कि इट इज PC5। उसमें क्या होता है, वंस द प्रोजेक्ट गेट्स इनटू द ऑपरेशनल स्टेज आफ्टर कंप्लीशन, its performance is judged in the light of the given financial or economic feasibility, benefits and objectives of the project as were set out in the PC1। कि जो PC1 में आपने बातें की थी कि ये प्रोजेक्ट हम इसलिए करना चाह रहे हैं और इसका ये बेनिफिट होगा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारी चीजें PC5 में जो हैं वो बताई जाती हैं, ठीक है। और दिस परफॉर्मर हैज अ क्वेश्चनर विच सीक्स इंफॉर्मेशन ऑन एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसकी जो रिपोर्ट है वो 31 जुलाई तक आपने हर साल सबमिट करनी होती है, 5 सालों तक, ठीक है, फॉर 5 years एवरी ईयर।